बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैद अवान और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कैफे। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में 3 तब्दीलियां की गई हैं। सरफराज अहमद दोबारा से शामिल हुए हैं। इसके अलावा फ़खर जमान को 11 जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसका हिस्सा बनाया गया है। खुशदिल शाह बाहर हो गए हैं। शाहनवाज धानी को रिजर्व में शामिल किया गया है। हैदर अली हैं और सुहेब मकसूद की शमूलियत जो है वो फिटनेस से मशरूत है। तो ये वो चीज़ें थी जो पाकिस्तान के स्क्वाड में तब्दीलियाँ की गई। और इसके अलावा पाकिस्तान के स्क्वाड ने अपने बायोसिक्योर बबल का आगाज़ कर दिया है और जिन खिलाड़ियों को फैमिलीज साथ रखने की इजाज़त है उनकी फैमिलीज भी बबल का हिस्सा बन गई हैं और सबके कोविड टेस्ट ले लिए गए और अब उनकी रिपोर्ट के बाद जो कि 24 घंटों में आने की मतवक्क है, यानी कि सैटरडे को रिपोर्ट आ जाएगी। और उसके बाद जिन खिलाड़ियों के और स्पोर्ट स्टाफ के मेम्बरान के जिनके कोविड टेस्ट माइनस होंगे उन्हें इजाज़त होगी कि वो ट्रेनिंग सेशंस का हिस्सा बने। और ट्रेनिंग सेशन जो है ये शुरू हो जाएंगे इतवार से कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर का, तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपस में प्रैक्टिस मैचेस भी खेलेगी, ट्रेनिंग भी करेगी, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये चीज़ें थी। अगर सबसे पहले हम जायज़ा लें कि पाकिस्तान के स्क्वाड में चेंजेस क्यों की गई, तो ये चेंजेस काफ़ी प्रेशर था सिलेक्टर्स पर भी और पीसीबी पर भी कि जो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे, ख़ासतौर से नेशनल T20 के अंदर भी वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उन्हें स्क्वाड से निकाला जाए। लेकिन उनके तरफ अगर तवज्जो दें तो आज़म खान एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने नेशनल T20 में परफॉर्म नहीं किया और वो बाहर हो गए। लेकिन फ़खर जमान ने भी परफॉर्म नहीं किया, मोहम्मद हफीज़ ने भी परफॉर्म नहीं किया। उसके अलावा सुहेब मकसूद की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। वो बदस्तूर इस स्क्वाड का हिस्सा हैं और आसिफ अली भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। अगर देखा जाए तो कुछ यू टर्न यहाँ पर सामने आ रहे हैं, ख़ासतौर से चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम के। पिछली दफ़ा जब उन्होंने स्क्वाड अनाउंस किया था वर्ल्ड कप के लिए तो उस टाइम उन्होंने कहा था आज़म खान एक ऐसा बैट्समैन है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है उसका इस वक्त T20 के अंदर, और वो किसी भी बॉलिंग को तहस नहस कर सकता है। और नीचे के नंबरों पर 6-7 नंबर पे अगर हमें जब तेज़ रन्स की ज़रूरत होगी और ओवर्स कम होंगे तो वहाँ पर आज़म खान हमारे लिए बेस्ट चॉइस था। तो इसलिए हमने आज़म खान को शामिल किया है और वो इस वक्त हमारा सेकंड बेस्ट विकेट कीपर भी कहा था मोहम्मद वसीम ने कि वो है। लेकिन अब अचानक से बाहर कर दिया गया और आज़म खान को बाहर करने की वजह उनकी नेशनल T20 की परफॉर्मेंस बताई गई। अब यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी, यहाँ की पिचेस मुख्तलिफ हैं, यहाँ के बॉलर्स मुख्तलिफ हैं, यहाँ के जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं और जहाँ पर वर्ल्ड कप खेलना है वो कंडीशंस अलग हैं, वो पिचेस अलग हैं, वहाँ के बॉलर्स, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ सब हर चीज़ जो है वो अलग होगी। लेकिन सिलेक्टर्स को जब किसी को सिलेक्ट करना होता है तो उसमें हज़ार जो है वो उसके फ़ज़ाइल बयान कर दिए जाते हैं और जिसको बाहर करना होता है तो उसकी हज़ार खामियां जो है वो बताई जाती हैं। सरफराज अहमद को बाहर करते वक्त अगरचे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दिया था, लेकिन अनऑफिशियली ये कहा गया था कि सरफराज का टाइम ख़त्म हो गया और अब हमें यंग विकेट कीपर्स की तरफ देखना है। ख़ासतौर से मोहम्मद हारिस को जब शामिल किया गया था न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ में तो उस वक्त भी बड़ी हैरानगी हुई थी, लेकिन सिलेक्टर्स इस बात पर मुसर थे कि नहीं, हमने जो है वो अब यंग विकेट कीपर्स की तरफ देखना है। तो भाई अगर आपने 2 महीने पहले यंग विकेट कीपर की तरफ देखना था तो अब क्या हो गया और अब आपने अचानक से फिर यू टर्न क्यों लिया और सरफराज अहमद को क्यों शामिल किया। लेकिन सरफराज की जो परफॉर्मेंस है नेशनल T20 में वो बहुत ज़बरदस्त रही। न सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड किया बल्कि एज ए बैट्समैन भी उन्होंने फ्रंट पे आकर कई इनिंग्स खेली और अपनी टीम को जितवाया भी। तो अब बायोसिक्योर बबल का आगाज़ हो गया और सरफराज अहमद ने लेट ज्वाइन किया क्योंकि उनका जब टीम अनाउंस की गई तो नेशनल T20 में सिंध का मैच था जिसकी वो कप्तानी कर रहे हैं और सिंध के मैच के बाद ज़ाहिर है वो इस बबल का हिस्सा बन सकते थे, तो उन्हें यही कहा गया। बाकी जितने प्लेयर्स थे वो बबल का हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी सारी क्या सराहियाँ की गई थी जब से स्क्वाड का अनाउंस हुआ था 6 सितंबर से, तो उसके बाद से बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो टीमें दे रहे थे।
بہت سارے لوگ جو ہے وہ شعیب ملک کو شامل کرا رہے تھے، کوئی شرجیل خان کو لا رہا تھا، کسی نے محمد حفیظ کو باہر کر دیا، کسی نے جس کی جو پسند تھی، لگ ایسے رہا تھا کہ ہر کوئی اپنی پسند کے حساب سے اور اپنے چوائس کے حساب سے اور اپنے فیوریٹ پلیئرز کو جو ہے وہ ٹیم میں ان کرانا چاہتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے ناپسندیدہ کھلاڑیوں کو باہر کرانا چاہتے ہیں۔ 2 دن سے میڈیا کے اندر ایک کمپین یہ بھی دیکھی گئی کہ شعیب مقصود کو بالکل باہر کرا دیا گیا اور انہیں ان کی انجری کی وجہ سے کہا گیا کہ شعیب مقصود اب نہیں ہیں اور حیدر علی ان کی جگہ ٹیم میں شامل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور جو محمد وسیم نے فائنل اسکواڈ اناؤنس کیا تو اس میں شعیب مقصود شامل تھے، اور شعیب مقصود کے لیے کہا یہ گیا کہ ان کی شمولیت فٹنس سے مشروط ہے، کیونکہ انہیں لوئر بیک کا پرابلم ہوا ہے اور ان کا ٹیسٹ کیا گیا 6 اکتوبر کو، تو اس کے رزلٹ آنے کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ شعیب مقصود ٹیم کے ساتھ ٹریول کریں گے یا نہیں کریں گے۔ جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، اب پاکستان کا اسکواڈ جو ہے وہ کچھ بیلنس نظر آ رہا ہے، خاص طور سے فخر زمان کے آنے کے بعد، حسنین کے باہر ہونے کے بعد، اور حیدر علی کے آنے کی صورت میں، لیکن اب چانسز پر ہے۔ سرفراز احمد کو لایا ضرور گیا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ انہیں چانس ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو ہمارے فرسٹ وکٹ کیپر ہیں وہ رضوان ہیں، لیکن سرفراز احمد کو آپ نے اگر ساتھ رکھنا ہے تو میرے خیال میں انہیں ایز اے بیٹسمین جو ہے وہ شامل کیا جائے تو وہ اس پر بھی پورا اتر سکتے ہیں، اور پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے کئی ایسے مواقع پر جب آپ کا مڈل آرڈر بیٹنگ فلاپ ہو جاتا ہے اور مڈل آرڈر میں کوئی بھی ایسا بیٹسمین نہیں ہوتا جو پورے 20 اوورز کھیل سکے، تو سرفراز احمد کو اگر ایز اے بیٹسمین بھی ٹیم میں شامل کیا جائے تو میرے خیال میں اس میں ٹیم کے لیے فائدہ ہی ہوگا، اور کوئی کھیلے یا نہ کھیلے پاکستان ٹیم ہماری ہے اور رہے گی، ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں، بیک کریں گے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ ہماری ٹیم فائنل اسٹیج تک جائے، اور وش یو گڈ لک پاکستان ٹیم۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ نگہبان۔